नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत आप जानते हैं घटना चक्र के जो जीएस दृष्टि वाला जो है उसके बारे में यह वीडियो होता है, जो कि इससे जुड़ी जानकारी होती है। और इसमें जितने भी सारे फैक्ट दिए गए, इसका सीरीज एक तरीके से हम चला रहे हैं। और इस बुक का जितने भी सारे विज्ञान है उसमें कंसेप्ट दिए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। वो सारे के सारे एग्जामिनेशन में आपको बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो। साथ ही अगर आप इस वीडियो में नए हैं या फिर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को और लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था आपको, आप देख रहे होंगे कि पिछले वीडियो में हम जान चुके थे यहाँ तक, यानी आरएनए के प्रमुख प्रकार तक हम देख लिए थे। उसके बाद हम बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद देखेंगे यहाँ से जैव उर्वरक के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, और यह है कि मानव कंकाल से जुड़ी जानकारी, हड्डी के बारे में जानकारी और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जानकारी को हम सम्मिलित करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। फिलहाल मैं दो पेज जो है कि इसका इस वीडियो के अंतर्गत रखने वाला हूँ। 16 से 17 मिनट का यह वीडियो होगा, तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो सारी जानकारी के साथ। तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, तो मैं दिखा दूं यहाँ पर कि जैव जो है कि उर्वरक के रूप में आप देखिए। तो जैव उर्वरक क्या होता है, जैव उर्वरक के बारे में जाने तो सूक्ष्म जीवों का वह जीवाणु के युक्त खाद होता है, यानी सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद होता है यह एक प्रकार का, जिसे जैव उर्वरक के रूप में हम जानते हैं। पर्यावरण हितैषी होता है, यानी पर्यावरण के लिए फायदेमंद होता है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता में वृद्धि करता है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की जो उपलब्धता है, उपस्थिति को बढ़ाता है। खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीव को वृद्धि करता है। खेतों में जो लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे केचुआ हो गया, इस प्रकार से जीव हो गए, तो उनका वृद्धि करता है। उसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पर कि जैव उर्वरकों के प्रकार के बारे में जाने, तो जैव उर्वरक के प्रकार कंपोस्टिंग या फिर एक्सीलेटर जिसे बोलते हैं, कंपोस्टिंग एक्सीलेटर के रूप में। उसके बाद पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में आप जानते होंगे, इसको लेकर के भी हम कह सकते हैं। फास्फोरस घुलने वाला जो खाद होता है वह यही खाद होता है। जैव उर्वरक जो होते हैं वही होते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं सबसे पहले कंपोस्टिंग एक्सीलेटर के बारे में जाने, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि सेलुलेटिक और लिग्नोलेटिक देख सकते हैं। लिग्नोलेटिक जो है कि कंपोस्टिंग एक्सीलेटर के रूप में काम करता है। यह जो दोनों खाद होता है एक प्रकार का, सेलुलोलेटिक उसके बाद लिग्नोलिटिक, ये दोनों जो खाद होते हैं कंपोस्टिंग एक्सीलेटर के रूप में कार्य करता है। जैव उर्वरक का यह एक प्रकार से प्रकार होता है। उसके बाद देखें तो पौधे की वृद्धि में प्रोत्साहन करने वाले कौन कौन होते हैं जीव, तो ये एक प्रकार से राइजोबैक्टीरिया और स्यूडोनोमास जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं वह पौधे के वृद्धि में जो है कि प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। और एजोटोबैक्टर जो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, देखिए एक पहले तो हम लोग जानते थे राइजोबियम एक ही प्रकार से जो जीव है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इसमें कई सारे ऐसे जीव हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रयोग करता है। यहाँ पर देखें तो एजोटोबैक्टर जो है कि एजोटोबैक्टर है, एजोसाइपरिलियम है, एसिटोबैक्टर है। उसके बाद नील हरित शैवाल और एजोला, एक प्रकार का यह एजोला, यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। यह सारे के सारे जीव जो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। फास्फोरस में घुलने वाले जो जीव होते हैं या फिर तत्व जो कह ले, वह देख ले बैसिलस होते हैं। उसके बाद स्यूडोनोमास होता है और एस्परजिलस, स्यूडोनोमास और बैसिलस, ये सारे के सारे फास्फोरस में घुलने वाले तत्व हैं। फास्फोरस में घुलने वाले खाद या फिर उर्वरक के रूप में आप कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जानकारी के रूप में आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ से, तो देख सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है नील हरित शैवाल के द्वारा। तो ये नील हरित शैवाल है और इसके द्वारा जो है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में सहायक होता है नील हरित शैवाल। इसके बारे में बताया गया है कि
एजोला जो होता है, एजोला का सहचर होता है कौन? नाइट्रोजन जो नील हरित जो शैवाल होता है वो एजोला का सहचर होता है। और इनका जो अन्य नाम के रूप में आप जाने, नील हरित शैवाल के जो अन्य नाम के रूप में जाने तो साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी हम जानते हैं इसे। उसे ये जो शैवाल जो होता है नील हरित शैवाल, यह प्रोकैरियोटिक शैवाल होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखें तो और जानकारी आपके पास निकल के आएगा प्लस करके। तो यहाँ पर है एजोला, एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उपज की क्षमता में वृद्धि। तो यहाँ पर कहा गया है किस प्रकार से, तो जलीय फर्न है, यह जो दिया गया है तो जलीय फर्न है, दुधारू पशुओं को खिलाने पर दूध की मात्रा में वृद्धि करता है। उसके बाद देख सकते हैं जलीय फर्न है यह, और पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर राइनोबैक्टीरिया या फिर एनाबीना एजोली नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। यानी कि यह जो है एजोला है, एजोला इस प्रकार से है कि यह एजोला मतलब नाइट्रोजन जलीय फर्न है, उसके पत्तियां पर जो है, पत्ती की जो सतह है उस पर एजोली नामक जो है कि जीवाणु पाया जाता है, वह एक प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। और यह जो इसको खिलाने पर दुधारू पशु को जब हम खिलाते हैं किसी भी गाय भैंस को, दुधारू पशु को, तो यह दूध की मात्रा में वृद्धि कर देता है, यह बात बताया गया है। यह साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी ऊपर से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जैव उर्वरक के रूप में। तो जैव उर्वरक के रूप में जब हम देखते हैं तो दलहनी पौधा की हम बात करते हैं। दलहनी पौधा के जड़ में आप देखेंगे, कभी भी किसी दलहनी पौधे के जड़ को उखाड़ कर देखिएगा तो उसमें एक गट्ठर जैसे रहता है, मतलब इसे गट्ठर बना रहता है। उस गट्ठर में आप देखेंगे तो उस गट्ठर को राइजोबियम, वही गट्ठर जो होता है वो राइजोबियम के रूप में जाना जाता है, मतलब राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। यहाँ पर कहा भी गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं राइजोबियम। और मुख्य दलहनी फसलें जो होते हैं, मुख्य दलहनी फसलें जो कि चना, मटर, सेम और अरहर, ये सभी में जो है कि यह जो राइजोबियम होता है वो पाया जाता है इसके जड़ में, जो गट्ठर जैसे होते हैं गोला गोला, वह एक प्रकार से, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन कौन से हैं, तो सोयाबीन के जो पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो जीव होते हैं वो राइजोबियम नामक जैपोनिकम नाम से जाने जाते हैं। राइजोबियम जैपोनिकम के रूप में जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं सोयाबीन के पौधे में। तीन पत्तियां घास जो होती है उसमें आप राइजोबियम ट्राइफोली नामक जो जीवाणु होते हैं वह तीन पत्तियां घास में मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। उसके बाद देखें तो लुड़सन की गांठ, लुड़सन की जो गांठ होती है उसमें भी राइजोबियम देख सकते हैं मेलिलोती नामक जो जीवाणु होते हैं वह लहसुन की गांठ में जो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। उसके बाद जलीय फर्न में आप देखें तो जलीय फर्न में एनाबीना एजोली नामक जो जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। उसके बाद गुनेरा माइक्रोफाइला जो पौधा होता है, फसल होता है एक प्रकार का, उसमें आप देखेंगे तो नोस्टक मोस्केरम नाम के जो जीवाणु होते हैं इसमें कार्य करते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं नीचे, तो और देखेंगे जानकारी यहाँ से निकल के आएगा कंकाल व मांसपेशीय तंत्र के बारे में। कंकाल और मांसपेशीय तंत्र के बारे में यहाँ से इस चैप्टर के अंतर्गत इस पेज में देखेंगे। तो इसके परिभाषा के रूप में आप जान सकते हैं कि किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे का निर्धारण करने वाला जो तंत्र होता है उसे हम मानव कंकाल या फिर मांसपेशीय तंत्र के रूप में जानते हैं या फिर कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है संयोजी ऊतक से होता है, यानी कि निर्माण जो होता है मानव कंकाल का या फिर मांसपेशी का वह संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। उसके बाद इसका जो अध्ययन होता है, यानी कि मानव कंकाल और मांसपेशी का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी कि जब हम ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो हम एक प्रकार से कह लें तो मानव कंकाल और मांसपेशिया का अध्ययन कर रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिखने को मिलेगा आपको कंकाल तंत्र के प्रकार, यानी कि कंकाल जो तंत्र होता है उसके भी प्रकार होते हैं। दो प्रकार से होता है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है तो इसके बारे में जानेंगे कि किसी भी जीव के बाह्य शरीर स्वरूप को निर्धारित करने वाला जो तंत्र होता है वह बाह्य कंकाल के रूप में जाना जाता है। संरचना इसकी देखें तो संरचना मृत कोशिकाओं के द्रव से जिसमें कि रक्त संचरण नहीं होता है, यानी एक प्रकार से कह ले तो हड्डी इसमें शामिल होते हैं।
विशेषता के रूप में जाने तो काटने पर दर्द नहीं होता है, यह एक प्रकार का जो बाह्य कंकाल होता है, इसको काटने पर आपको दर्द महसूस नहीं होंगे। उसके बाद देखें तो उपस्थित प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन होता है बाह्य कंकाल में, वह अल्फा कैरोटीन नामक जो है कि प्रोटीन पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मानव के जो हड्डी होते हैं उसमें जो मतलब जो प्रोटीन जो पाए जाते हैं वह कैरेटीन नामक, अल्फा कैरेटीन नामक जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं। अंतःकंकाल की बात करें तो अंतःकंकाल हड्डियों से बना होता है, बना ढांचा जैसे कि शरीर के आकार देता है, यानी कि हड्डियों से बना ढांचा को शरीर के आकार देने वाला जो पार्ट होता है वह कहलाता है अंतःकंकाल। कठोर या फिर कठोरता, वह कठोरता का जो कारण इसमें होता है, यानी कि वह कठोर क्यों होता है, इस बात को जानेंगे कि कैल्शियम व फास्फोरस की उपस्थिति के कारण यह अत्यधिक कठोर के रूप में दिखाई देता है। इसकी संरचना की बात करें तो संरचना ठोस व कठोर एवं संयोजी उत्तक से यह भी निर्माण किया जाता है। उसके बाद देखें तो नोट में आप इसे देखें तो मजबूती के लिए विटामिन डी के भी आवश्यक होता है। इसके जो हड्डी के जो मजबूती के लिए आप देखें तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी आपके सामने निकल के आते हैं। इसमें विभिन्न जीवों के बाह्य कंकाल के उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। मनुष्य में आप देख सकते हैं बाल, रोम या फिर नाखून। जब आप बाल काटेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई दर्द नहीं होता है। रोम मतलब जो रुआ होता है उसको बारे में बताया गया है। नाखून को जो काटने पर भी दर्द नहीं होता है, जो बढ़ा हुआ रहता है उसको। उसके बाद चौपाया जंतु में देखें तो खूर है, रोम है और सींग है, एक प्रकार का बाह्य कंकाल का उदाहरण है। पक्षियों में देखें तो पक्षियों में पंख जो है कि बाह्य कंकाल का उदाहरण है। कछुआ में देखें तो ऊपरी कवच जो होता है कछुआ का, वह बाह्य कंकाल के रूप में जाने जाते हैं। मछलियां में ऊपरी सल्क जो होता है इस प्रकार का, तो वह जो सल्क होता है, वह जो सल्क इस प्रकार से होते हैं जिसको हटा दिया जाता है जब उसको काटता है तो यह जो सल्क होता है यह एक प्रकार का बाह्य कंकाल के रूप में काम करता है। और मानव अंतःकंकाल में उपस्थित अस्थियां की संख्या के रूप में जाने तो मानव अंतःकंकाल की जो अस्थियां है जो इस प्रकार से कि नवजात शिशुओं में अगर देखते हैं तो 300 होता है और वयस्क में आपको 206 होते हैं। ध्यान रखेंगे। और यहाँ से देखें तो और जानकारी आपके सामने निकल के आता है। इसमें वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थियां कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। हाथ में सबसे ज्यादा हड्डी पाया जाता है और जो हाथ, मानव शरीर का जो हाथ होता है उसमें 60 हड्डी पाए जाते हैं और पैर में भी 60 हड्डी पाए जाते हैं। खोपड़ी में देखें, मानव कंकाल के जो खोपड़ी होते हैं उसमें 29 हड्डी पाए जाते हैं। कपाल में 8 हड्डी पाए जाते हैं। चेहरा में 14 हड्डी पाए जाते हैं। कान में आपका 6 हड्डी पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। और रीढ़ के हड्डी में देखें तो वयस्क में 26 हड्डी पाए जाते हैं और बच्चे में 33 पाए जाते हैं। रीढ़ के जो हड्डी होते हैं उसमें जो कशेरुकी होते हैं वह देखें तो 26 ठो मतलब वयस्क में पाए जाते हैं और 33 ठो बच्चे में पाए जाते हैं। पसलियां, रिब्स जिसे बोलते हैं, पसलियां में 12 जोड़ी हड्डी होती हैं जो कि 24 के रूप में आप समझ सकते हैं। पसलियां जो होती है मानव शरीर में 24 होती हैं और 12 जोड़ी भी कह सकते हैं। हाथ की उंगली में जो अस्थियां की संख्या होती है वह 2 होती है और 3-3 जो होती है वह शेष में होती है। अंगूठे में 2 होते हैं और बाकी में 3-3 होती है। तो 3-3 हुआ तो 3 गुने 4 हो गया तो 12 और 2 ये हो गया तो 12 और 2 यानी कि 14 हड्डी हो जाते हैं आपके उंगलियों में। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपको नेक्स्ट जानकारी के रूप में आपको दिखाते चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ देख सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व के बारे में जाने तो मानव शरीर के रूप में जो मनुष्य के जो शरीर है उसमें पाए जाने वाले जो प्रमुख तत्व है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 65% जो है कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन आपका 9.5% और 1% फास्फोरस होता है। कैल्शियम 1.5% होता है। नाइट्रोजन 3.20% होते हैं। कार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन कह लें, समझ लें तो 18.18% जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें अस्थि मज्जा के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि बोन मैरो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी परिभाषा के रूप में देखें तो मानव अस्थियों में पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है उसे अस्थि मज्जा के रूप में हम कहते हैं। इसे लाल अस्थि मज्जा और श्वेत अस्थि मज्जा के रूप में हम जानते हैं। जिसे आरबीसी का निर्माण होता है वह लाल अस्थि मज्जा कहलाता है और जिसे डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वह श्वेत अस्थि मज्जा के रूप में हम जानते हैं।
मांसपेशी के रूप में जाने तो मांसपेशी तंत्र के रूप में जानते हैं यहाँ से कि मांसपेशियों के निर्मित होते हैं, यानी मांसपेशीय जो तंत्र होते हैं मांसपेशियों से निर्मित होते हैं। इसका जो कार्य होता है शरीर को सहारा देना होता है और दृढ़ता व गति देना होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि हाथ में, यानी कि मानव हाथ में पाए जाने वाले अस्थियों के नाम इस प्रकार से हैं कि अंश या फिर मेखला कंधे की हड्डी में पाए जाते हैं, अंश या मेखला कहा जाता है इसे। और रेडियस अल्ना जिसे बोलते हैं, केहनी से कलाई तक के हड्डी को आप कहते हैं रेडियस अल्ना। उसके बाद मार्क मटारका प्लस देख सकते हैं मेटारका प्लस जिसको बोलते हैं, मेटारका परलस जिसे बोलते हैं हथेली के हड्डी को। उसके बाद देख सकते हैं ह्यूमरस कंधे से केहनी तक के हड्डी को ह्यूमरस कहा जाता है। कार्पलस कहा जाता है कलाई के हड्डी को, कलाई में जो हड्डी रहते हैं उसे कार्पलस कहा जाता है। फ्रैंकलेज जो होता है उंगली में पाए जाते हैं, हड्डी का नाम है यह फ्रैंकलेज, ध्यान रखेंगे। प्रमुख अस्थियों के नाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और तो प्रमुख अस्थि है यहाँ पर क्लेविकली जो उसके बोलते हैं क्लेविकली, वो जो है कि जात्रुक और या फिर होसली कहा जाता है इसे, हंसुली कॉलर बोन कहते हैं इसे, इस वाले जो बोन होता है इसको कहते हैं क्लेविकल। उसके बाद सैकपुला, स्कंद फलक इसे बोलते हैं, स्टर्म बोलते हैं आपका जो ये बीच वाला जो हड्डी रहता है जिससे फेफड़ा जुड़ी होती है, फेफड़ा की जो पसलियां होती है वो जुड़ी होती है, उसको स्टर्म बोलते हैं। उपोरस्थी इसको बोलते हैं। उसके बाद देखें तो कार्पलस या कलाई की हड्डी को कहते हैं। पैटेला इसको बोलते हैं, जो यहाँ पर ज्वाइंट का जो घुटना का ज्वाइंट होता है उसे नी कैप को बोलते हैं। रिस्ट या कलाई के जो हड्डी होते हैं उसे कार्पलस कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो जोड़ों के नाम देख सकते हैं, जोड़ों के नाम लिगामेंट कहते हैं किसे, तो हड्डी से जोड़ना का काम जो लिगामेंट का होता है। स्टर्म जिसे बोलते हैं पसलियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है स्टर्म। उसके बाद कंडारा जिसको बोलते हैं टेंडम, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। कंडारा के जरिए टेंडम के जरिए हड्डी और मांसपेशियों का जुड़ाव होता है। उसके बाद देखें तो यहाँ से मनुष्य के पैर में पाई जाने वाली हड्डी के नाम यहाँ पर बताया गया है। तो श्रेणी मेखला के रूप में आप जानते हैं, श्रेणी मेखला इसे कहा जाता है। टार्टलस एरी को कहा जाता है, देख सकते हैं एरी को आप टार्टलस कहते हैं, श्रेणी मेखला इसे भी कह सकते हैं, हड्डी जिसे पैर की जो अस्थि होती है जुड़ी होती है। फीमर जिसे जांग के घुटने की हड्डी जिसे बोलता है, जो कि सभी मतलब बहुत लंबा होता है, सबसे लंबी हड्डी के बारे में जाने तो फीमर ही होता है, जांग की हड्डी। पटेला जिसे घुटना में होता है, पटेला जो होता है घुटना में होता है। और टार्टलस होता है एरी में, और मोटार देख सकते हैं मेटार्टलस पंजे में होता है, हाथ के जो पंजा होता है उसमें। और टर्बियो फिबुला घुटने की हड्डी, घुटने से एरी तक के हड्डी को कहा जाता है। फैलेंज उंगली में पाए जाते हैं, फैलेंज जो होते हैं वह उंगली में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दंत प्रणाली के रूप में कहा गया है कि मानव में दंत प्रणाली किस प्रकार से होता है, दांत के बारे में बताया गया है कि वयस्क में जो है कि 32 दांत होते हैं, अस्थाई दांत 12 होते हैं और केवल एक बार ही उगते हैं अस्थाई दांत, और दूध के दांत 20 ही होते हैं, यह 2 बार उगते हैं, ध्यान रखेंगे। और इनके जो प्रकार है दांत के यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं इंसीजर्स, उसके बाद कैनिन्स, उसके बाद है प्रीमोलर और मोलर, यानी अग्रचवर्णक और चवर्णक चबाने के काम आते हैं, और कृतनक और रदनक अलग अलग काम आते हैं। जो कृतनक होते हैं, कृंतक होते हैं या फिर इंसीजर होते हैं, इंसीजर भोजन को काटने में काम आते हैं, और जो रदनक होते हैं वह फाड़ने का कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।